किडनी खराब होने का मेन रीजन क्यों है? आजकल किडनियां इतनी खराब क्यों हो रही है? किसी को डायरिया हुआ, शरीर में पानी की कमी होगी, इतने दस्त लगे और उसने पानी पिया नहीं, हॉस्पिटल गया नहीं, उसका 2 दिन में किडनी खराब हो सकता है। कई बार पता नहीं होता, लोगों का 6-8 तक क्रिएटिनिन पहुंच जाता है, तो इसके क्या कोई सिम्टम्स मिलते हैं जो हम अवॉइड कर देते हैं? डायबिटीज और बीपी पहली सीढ़ी है किडनी डिसीज तक पहुंचने की। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। बंदे की किडनी खराब हो जाती है, उसको तब तक ये भी नहीं पता होता कि मुझे तो डायबिटीज थी, उसने डायबिटीज की भी कोई दवाई नहीं खाई होती। कई लोग ऐसा होता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि डायलिसिस लेना इज लास्ट ऑप्शन फॉर यू, लेकिन वो आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं। I would say that is suicide। क्या करते हैं आपको पता ट्रायल्स क्या होते हैं? क्या? मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। लेट्स से मैं एक बाबा बन गया और मैं कहता हूँ ये पानी जादू का है, इसमें पत्ते डालने हैं, इससे किडनी ठीक हो जाती है। वाली जो हमारी दवाइयाँ होती हैं डायूरेटिक्स, जिससे थोड़ा कुछ दवाइयाँ होती है जो धक्के से पेशाब लाती है, चाहे वो कूट के उसका पाउडर बना के पिलाता रहे, उसको थोड़ा सा यूरिन आ जाए, थोड़े दिन उसका डायलिसिस जो 10 दिन में वो 10 दिन उसके निकल जाए, तो उसे फिर साइकोलॉजिकली लगने लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ और ये जो बाबा जी मुझे पसंद दे रहे हैं ये तो काम कर रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि सारी चीजें मैच हो गई, टेस्ट भी सही हो गए, आपको लगा कि ये किडनी सूट कर जाएगी, उसके बाद भी चांसेस है कि बॉडी उसे रिजेक्ट कर दे। रिजेक्शन हो सकती है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से एक बार बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आए हैं। किडनी की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ही कॉमन होते जा रही है और इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, इसके सिम्टम्स कैसे हम लोग बहुत जल्दी पहचान कर इससे खुद को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर मनदीप सिंह भाटिया जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको आगे सारी जानकारियाँ देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। डॉक्टर मनदीप सिंह भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर मनदीप भाटिया है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन में, पीजीआई चंडीगढ़ में। मैं इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर देखता हूँ और हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं। अगर इमरजेंसी में 100 पेशेंट है तो आप मान के चलिए उनमें से 30% पेशेंट्स तो ऐसे होंगे जिनकी किडनी डैमेज्ड है। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने अपना टाइम निकाला। किडनी खराब होने का मेन रीजन क्यों है? आजकल किडनियां इतनी खराब क्यों हो रही है? मैम, किडनी खराब होने के कारणों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी और एक होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज। ओके, टू टाइप्स। एक्यूट का जैसे वर्ड एक्यूट मींस जो शॉर्ट ड्यूरेशन की है। एक होती है कि लंबी किडनी की बीमारी चल रही है, महीनों से चल रही है। एक है कि 2 दिन में किडनी खराब हो गया। ओके, मतलब 2 दिन में आपको सडन पता चला कि आपकी किडनी। मैं बताता हूँ, उसके कारण अलग होते हैं और सीकेडी के कारण अलग होते हैं। ठीक है। जो एक्यूट किडनी होती है उनमें से काफी कॉजेज ऐसे किडनी फेलियर के होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिसको आप टाइमली ट्रीट करो तो किडनी बच सकती है। ओके, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी जो मेजर बर्डन इंडिया में है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, आप शायद उन पेशेंट्स की बात करें जिनको डायलिसिस चलता है, राइट, या जिनको ये कह दिया जाता है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए जी। तो उसका जो मेजर इंडिया में रीजन है, अभी अगर आप किसी भी डायलिसिस सेंटर में जाएंगे, वहाँ अगर 100 लोग डायलिसिस करा रहे हैं तो उसमें से 90 to 95% पेशेंट ऐसे होंगे इंडिया में जिनको डायबिटीज है। ओके, सो डीकेडी डायबिटिक किडनी डिजीज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ एंड स्टेज किडनी डिजीज इन इंडिया। और आपको ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि हम बन चुके हैं वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल। राइट, इंडिया 100% ट्रू। हर 7वें आदमी को या डायबिटीज है या डायबिटीज होने वाली है। तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे रीजंस हैं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर कॉम्बिनेशन में तो एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे किडनी के पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर का कंट्रोल 130-80 के आसपास रखना है। ठीक है। तो अगर आप वो नहीं रखते तो वो भी उतना हार्मफुल है जितनी अनकंट्रोल्ड शुगर। दोनों मिलके धीरे से स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किडनी खराब कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक दिन में नहीं होती, ठीक है, इट टेक्स इयर्स। किसी को 7 साल लगते हैं, किसी को 10 साल, किसी को 11 साल। मतलब वो धीरे धीरे अंदर चीजें हार्म हो रही है, आपको बाहर पता नहीं चलता, आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता। तो पीपल ओवरलुक इट, वो उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, अवॉइड करते हैं। उसको पता ही नहीं होता मेरी किडनी खराब है। आप नॉर्मल क्रेटिनिन 1.2 से नीचे होता है, राइट। तो आई वर्क इन इमरजेंसी सेटिंग्स, तो हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे जिनका क्रेटिनिन 24 हो गया। 24 क्रेटिनिन हो गया और उसको पता ही नहीं मेरी किडनी खराब है। अब उसको उल्टियां लगी तो हॉस्पिटल लेके आए
तो जब टेस्ट किए तो पता चला कि उसकी किडनी खराब है। ये एक्यूट किडनी डिसीज? नो मैम, क्रॉनिक किडनी डिजीज। जो एक्यूट होगी वो फटाफट पता चल जाएगी, क्रॉनिक स्लोली होती है, तो बॉडी कुछ तरीके से उसको अडेप्ट करती रहती है। 24th जब उसका क्रेटिनाइन गया तो उन्हें पता नहीं चला? मैम थोड़े ये देखिए, इट डिपेंड्स है ना। कुछ पेशेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको इतनी समझ नहीं होती वो, और कई बार पॉवर्टी होती है इंडिया में, लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। दे गो टू डॉक्टर ओनली व्हेन यू नो इट बिकम्स एक्सट्रीम। जब उल्टियां आने लग गई, सांस आना बंद हो गया, बेहोशी हो गई, तब वो जाते हैं हॉस्पिटल। तो जब उनकी क्रिटिनाइन 24 हो गई थी तो वैसे कंडीशन में फिर आपने क्या किया? मैम ऐसी कंडीशन में तो डायलिसिस ही करना पड़ता है। डायलिसिस इस ऐसी कंडीशन में तो डायलिसिस के अलावा कोई तो इसके सिम्टम्स क्या पहले से मिलते हैं हमें? देखिए मैम, पहले हम बात करेंगे सीकेडी की। सीकेडी के मेजर कॉजेज होते हैं डायबिटीज, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा कॉज होता है ब्लड प्रेशर, जैसे आपने बता दिया। उसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं, रेयर बीमारियां, जैसे एक बीमारी होती है SLE। SLE क्या होता है? ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है मल्टीपल ऑर्गन्स में, और ये यूजुअली फीमेल्स में होती हैं। धूप में जाने से चेहरा काला हो जाएगा, मुंह में छाले आने लगेंगे, और ऐसे पेशेंट्स को भी यूरिन में इन्फेक्शन, प्रोटीन जाने लगता है धीरे धीरे से, या ब्लड आने लगता है, तो धीरे धीरे से ये भी एक किडनी खराब करने का कारण है, बट इट इज नॉट द वेरी कॉमन कॉज। और ऐसे ही कुछ किडनी की सोजिशें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें किडनी में सोजिश आ जाती है। उसके भी कई कारण होते हैं, जैसे कई वैस्कुलाइटिस होते हैं। वैस्कुलाइटिस हम उन बीमारियों को कहते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर स्वेलिंग आ जाए, सोजिश आ जाए। जब ब्लड वेसल के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो धीरे धीरे से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है उस ऑर्गन को कम होती है, और धीरे धीरे से डैमेज हो जाती है। ठीक है। और अब आते हैं हम उन चीजों पे जो एक्यूटली किडनी खराब करते हैं। एक्यूट किडनी कॉमनली जो इंडिया में बड़ी लोग छोटी छोटी बेवकूफी से करा लेते हैं। किसी को डायरिया हुआ, शरीर में पानी की कमी होगी, इतने दस्त लगे और उसने पानी पिया नहीं, हॉस्पिटल गया नहीं, उसका 2 दिन में किडनी खराब हो सकता है। ओके, मतलब दस्त हो जाए तो 2 दिन में किडनी खराब हो? एग्जैक्टली। अगर आपको डायरिया हो और आपका ओरल इंटेक, अब अगर किसी को डायरिया होता है तो उसको बोला जाता है कि आप खूब सारा पानी पिए। राइट। ठीक है, ओआरएस आपको इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पीना होता है, जिसको हम ओआरएस बोलते हैं, उसको पीना होता है। तो यूजुअली लोग ये पीते नहीं, या कुछ लोग पी नहीं पाते, ये कुछ लोगों में इसकी कमी नॉलेज की कमी होती है, उस वजह से वो पीते नहीं। या कई बार ये होता है कि उनको पिया ही नहीं जाता, उनसे वॉमिट हो रही होती है कि तो मुझसे पानी नहीं पिया जाए। तो ऐसे में अगर किसी को डायरिया हो और उससे पानी ना पिया जाए, गो टू नियरेस्ट हॉस्पिटल और IV फ्लूइड्स लगवा ले। ओके, इससे मतलब ये कि आपका सेफ जोन में आप चले जाओगे। सेफ जोन में चले जाओगे आप। डिहाइड्रेशन से एक्यूट किडनी इंजरी, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी भी कई तरह की होती है। एक प्री रीनल होती है, एक रीनल होती है, एक पोस्ट रीनल होती है। प्री रीनल होती है कि जो किडनी से पहले के कॉज है, जैसे शरीर में पानी का कमी हो गया, उल्टियां लग गई, दस्त लग गए, तो इनकी वजह से भी किडनी खराब हो सकती है। आपने कहा कि बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उन्हें किडनी एक्यूट किडनी डिसीज हो सकती है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं उनके लिए भी देखो मैम, ऐसे एकदम से तो नहीं हो सकती। पानी का कमी हो जाना चाहिए। जब डायरिया होता है तो पानी बॉडी से निकल जाता है। राइट। तो जब निकल जाता है और ऊपर से आप पी नहीं रहे तो बहुत ज्यादा सिवियर कमी हो जाती है। राइट। तो जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में ना। तो डिहाइड्रेशन से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, किडनी का मैं मेडिकल भाषा का यूज कम करना चाहूंगा बिकॉज इट्स फॉर कॉमन पीपल। सो तो उसमें जो है उसकी वजह से अब मैं सिंपल ये बोलूंगा कि अगर पानी की कमी हो जाए, आप पी भी नहीं रहे और बॉडी से लॉस हो रहा है, तो भी आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जरूरी नहीं कि दस्त लगने से हो। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेजर ब्लीडिंग हो जाए, शरीर से खून बहुत बह जाए, तो भी शरीर में पानी का कमी हो गया, उससे भी किडनी फेल हो सकती है। ओके। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, नॉर्मल जैसे आपने कहा कि किसी किसी का 24 चल जा रहा है, 24 इज आई थिंक टू मच, लेकिन कई बार पता नहीं होता, लोगों का 6-8 तक क्रिटिनाइन पहुंच जाता है। तो इसके क्या कोई सिम्टम्स मिलते हैं जो हम अवॉइड कर देते हैं? बिल्कुल, देयर आर सटल सिम्टम्स व्हिच पेशेंट्स ओवरलुक। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उसमें सिम्टम धीरे से आते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम उसको कुछ आने लगेगा कि पैरों पे हल्की हल्की सोजिश आ जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। आप जोर से दबाएंगे तो पैर पे एक खड्डा सा बन जाएगा। ओके, राइट। जिसे हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा। ठीक है। भूख कम हो जाएगी। ठीक है, नॉजिएटिक फील करेगा। ओके। तो ये सिम्टम धीरे धीरे बढ़ते हैं
और अगर वो इसको इग्नोर करता रहता है तो अल्टीमेटली इसकी वजह से, जिसे हम इंसेफ्लोपैथी कहते हैं, बेहोशी भी हो सकती है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, पूरा ही अनकॉन्शियस हो जाए, फिर उसे उठा के ले जाना पड़े इमरजेंसी। ऐसा भी काफी बार देखा गया है। और किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेस पानी को बाहर निकालना। राइट। तो जब किडनी ये नहीं करती तो पानी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है, इससे लंग्स डूबने लग जाते हैं, लंग्स में पानी भरने लगता है। लंग्स में पानी भर जाता है और लंग्स पानी में डूबने लगते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। ओके। तो लंग्स में पानी भर जाता है, तो फिर उसमें भी डायलिसिस करके पानी निकाला, बॉडी से पानी निकाला जाता है, लंग से डायरेक्टली तो नहीं, तो उससे धीरे धीरे करके पल्मोनरी एडिमा कम होता है। हमारे तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी को भी डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए मतलब टाइम टू टाइम कौन से ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए जिसमें किडनी डिसीज हमें पता चल जाए स्टार्टिंग में? देखिए, सबसे पहली बात, अपने कोई भी बॉडी का अबनॉर्मल सिम्टम है, प्लीज डोंट इग्नोर इट। If you find anything abnormal with you, go and meet your physician. Don't take it casually. अब रही कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हर किसी को 35-40 साल, अब तो और भी कम मैं बोलूँगा, आफ्टर 30 आपको अपना एक डायबिटीज़ का जांच कराना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं HbA1c। बिकॉज सिंस डायबिटीज़ इज द नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि बंदे की किडनी खराब हो जाती है, उसको तब तक ये भी नहीं पता होता कि मुझे तो डायबिटीज थी, उसने डायबिटीज की भी कोई दवाई नहीं खाई होती। या कई बार कहता है मैं तो मीठा कम कर दूंगा, मैं वो हरी सब्जियां, मैं करेला खा लूंगा, मैं कुछ और ऐसा कर लूंगा, ये तो उससे ही कम हो जाएगी। तो डायबिटीज और बीपी पहली सीढ़ी है किडनी डिसीज तक पहुंचने की, पहली और सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। ओके। और अगर आप अपना डायबिटीज का स्क्रीनिंग कराएं, और अगर आपको डायबिटीज है तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, इसमें यूरिन में कुछ शुरू में प्रोटीन या ब्लड आने लगता है। ठीक है। तो अगर एक सिंपल यूरिन एनालिसिस, जिसको हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, वो सिंपल यूरिन का टेस्ट बड़ा काम का टेस्ट है, जो कहीं भी किसी अच्छी लैब में 200-300 रुपए का हो जाता है, कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं है। ठीक है। तो अपना, अगर आपको डायबिटीज है तो यूरिन में प्रोटीन देखने के लिए एक यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, और एक यूरिन में एल्बुमिन, प्रोटीन कितना जा रहा है। तो जब किडनी खराब होती है तो पहली स्टेज में चर्बी निकल लगती है, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो यूरिन से प्रोटीन, तो इसका एक सिम्टम पेशेंट क्या नोट करेगा कि मेरे पेशाब में झाग आती है, मैं यूरिन करता हूँ तो मैं यूरिन इज फ्रॉथी, वो प्रोटीन निकल रहा है, वो प्रोटीन निकल रहा है। तो इफ यू फील दैट योर यूरिन इज frothy, तो then you should get your urine examination. Right. और डायबिटीज अगर आपको हो गई है तो डायबिटीज नॉट ए डेथ सेंटेंस। प्रॉब्लम अब इंडिया में ये है कि इंडिया वर्ल्ड कैपिटल डायबिटीज का इसलिए बन गया है कि यहाँ का लाइफस्टाइल खराब है, सबका लाइफस्टाइल खराब है। ज्यादा। और हम इंडियंस में एक और प्रॉब्लम है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। जी। अगर आप मेल हैं तो आपका वेस्ट 34 से कम होना चाहिए, आप मेल का। अगर आप फीमेल है तो आपका वेस्ट 32 से कम होना चाहिए। तो अगर आप अपना वेस्ट 32 से कम रखते हैं और मेल 34 से कम रखता है, तो आपका डायबिटीज होने का रिस्क कम हो जाता है। ओवरवेट आपको नहीं होना है, तो आपका डायबिटीज होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। जी। कुछ कारण ऐसे हैं मैम, कुछ कहते हैं कि इंडियंस ऐसे, इनका एवोल्यूशन हुआ कि इंडिया में बहुत भूखमरी थी, यहाँ बहुत फैमिन्स आते थे, लोगों को खाने को नहीं मिलता था 18वीं शताब्दी में, 17वीं। तो इंडियंस ने अडेप्ट किया कि अपने पेट में फैट इकट्ठा किया जाए। तो इंडियंस को जो पेट का मोटापा है वो ज्यादा आता है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स एंड कंपेयर टू अदर रेसेस लाइक कोकेशियंस। आप अंग्रेजों से कंपेयर करो तो उसके मुकाबले इंडियंस का पेट जल्दी निकल जाता है। तो शायद अब हमारी जेनेटिक मेकअप ऐसा, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है मैम। आप एक्सरसाइज एंड डाइट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आपको अपना एक हेल्दी डाइट लेना है, और मैं तो सबको बोलता हूँ 40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक कर लो, थोड़ा सा लाइट वेट ट्रेनिंग कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप बॉडी बिल्डर बन जाओ। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको किस टाइप की वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? मैम सी, हाइपरटेंशन इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू डू वेट ट्रेनिंग। ही कैन डू वेट ट्रेनिंग जितनी उसकी बॉडी उसको परमिट करती है। आप, हमने किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनाना। देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द जिमिंग एंड बॉडी बिल्डिंग टाइप। सी, वन इज कि वी वांट टू कीप बॉडी फिट एंड हेल्दी, एंड समवन इज डूइंग इट फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। राइट। तो वी आर नॉट डूइंग इट फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। तो हमने कोई बड़े बड़े मसल नहीं बनाने, बड़ा बड़ा बाइसेप नहीं बनाना। तो हमारा ये है कि अगर आप मसल
थोड़ा ऐसा एक्सरसाइज करोगे यू शुड कीप योर बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो आपके मसल टोन रहेंगे, एक्स्ट्रा शुगर को खा जाएंगे, आपको डायबिटीज नहीं होगी। राइट राइट। सो दैट इज व्हाट वी वांट। तो जैसे हम लोग क्रेटिनाइन की बात कर रहे हैं, तो क्रेटिनाइन मतलब कितना होने तक आप लोग इसको मेडिसिन से रिकवर कर सकते हैं, या डायलिसिस कितने स्टेज पे जाके होना मैंडेटरी हो जाता है? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है, सिर्फ क्रेटिनिन पे डिपेंड नहीं करता। Okay. अगर किसी का क्रेटिनिन, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसका क्रेटिनिन सिर्फ 4 है, इस किडनी सिर्फ क्रेटिनिन ही नहीं बढ़ता, किडनी में और भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन आते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटाशियम। पोटाशियम बॉडी से किडनी यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट करती है। ठीक है। अगर पोटाशियम बॉडी में बढ़ जाए तो वो हार्ट के ऊपर बुरा इफेक्ट कर सकता है, तो वो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिगाड़ सकता है और जिससे अरिथमिया होकर डेथ हो सकती है, सडन डेथ हो जाती है अगर पोटाशियम बढ़ जाए। तो अगर कई बार हार्ट ब्लॉक भी हो जाते हैं, मैं इमरजेंसी में देखा है कई बार पेशेंट्स का पोटाशियम 8-9 होता है और उनका हार्ट ब्लॉक का मतलब होता है कि उनके हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल करंट चल रहा है वो बहुत ही अस्थिर और इरेगुलर हो जाता है। ठीक है। और उनका क्रेटिनिन होता है सिर्फ 2 या 3। ओके। तब भी उनका डायलिसिस करना पड़ता है क्योंकि उनका पोटाशियम ज़्यादा है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग मतलब डायलिसिस नहीं कराते हैं, उनका क्रेटिनाइन बढ़ते जाता है और उनको हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो मैम, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है ना, जिसे हम बोलते हैं CKD, इसका डेथ का जो कॉज है ना, नंबर 1 कॉज वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज, आई विल नॉट टॉक टू मच ऑफ मेडिकल। अगर किसी का किडनी खराब हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया, ठीक है, तो उसकी डेथ किडनी की वजह से नहीं, हार्ट की वजह से होने का रिस्क सबसे ज्यादा है। तो जब किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, उसकी वजह से एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि आपकी आर्टरीज हैं जो, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, वो टाइट होने लगती है, वो नैरो होने लगती है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। तो किडनी की वजह से जिसके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, हार्ट की वजह में प्रॉब्लम हो भी ना हो तब भी आ जाएगी। ओके। तो हार्ट में जिसके प्रॉब्लम है उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? मैम, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको अपना प्रॉपर वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसको हार्ट का एको करके देखना पड़ेगा कोई एलवी डिसफंक्शन है कि नहीं है, उसको अपना अगर ज़्यादा कुछ लग रहा है तो उसको एंजियोग्राफी करके देखना पड़ेगा कि उसकी हार्ट की 3 नसें होती हैं, कहाँ ब्लॉकेज है, कितने % ब्लॉकेज है। कुछ अगर कम ब्लॉकेज है, डिस्टल ब्लॉकेज है, तो वो दवाइयों के सिर पे, जिसे हम खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ देते हैं, वो उससे मैनेज हो जाता है। कुछ लोगों का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें इंटरवेंशन करना पड़ता है। इंटरवेंशन जैसे एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी आप वेसल के अंदर जाके, वो खून की नस के अंदर जाके उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं एक तार डाल के। इट्स लाइक ए सीवर मैन ओपनिंग अप ब्लॉक्ड सीवर, जैसे वो तार डाल के गटर की सफाई करता है ना, राइट। तो वैसे ही एक तार डाल के आपको आर्टरी के अंदर जाके बलून फैला के उस वेसल को, जैसे वो टाइट हो गई तो आप इसके अंदर जाओगे, एक गुब्बारा फैलाओगे, इसे खोल दोगे, फिर इसके अंदर जैसे एक स्टेंट डाल देते हैं। अच्छा। स्टेंट क्या होता है? आप कभी पेन यूज किया है जिसमें स्प्रिंग डलता है? जी। वो स्प्रिंग जैसी एक चीज होती है जिसे स्टेंट बोलते हैं। वो एक बंद आर्टरी को मेटल की होती है, वो उसे ओपन रखती है जी, उसे स्टेंट कहते हैं। और खून पतला वो हार्ट ब्लॉकेज को ओपन कर देता है। हाँ, अगर कोई कल्परेट वेसल हो, अब देखो एक सिंपल बात बताता हूँ आपको, कब जरूरत पड़ती है अगर बहुत ज्यादा बड़ी ब्लॉकेज है। मानिए आपका एक घर है, आपके घर का पानी का सप्लाई है, अगर आपके घर की पानी की सप्लाई शुरू में ही बंद हो गई तो आपके पूरे घर में पानी नहीं जा रहा, फिर तो वो खोलना ही पड़ेगा। अगर कहीं पेरीफेरी में है तो वो एंड में लास्ट वाले कमरे में पानी नहीं आ रहा तो उसका कुछ शॉर्टकट कुछ कोई और कुछ आप तरीका कर पाओगे। बट अगर स्टार्टिंग में ही ब्लॉकेज आ गई, कुछ प्रॉक्सिमल आर्टरी, LAD, तो वो जो जहाँ, मतलब ये मैं उन आर्टरीज का नाम ले रहा हूँ जो खून सप्लाई करती है, उसके शुरू में ब्लॉकेज आ गई तो फिर तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, फिर आपको उसका एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। कई बार तीनों वेसल्स बंद हो जाती हैं, 3 राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। और जब वो बंद हो जाए, दोनों मेन बंद हो जाएं, और तो फिर बाईपास ऑपरेशन करना पड़ता है जहाँ पे नई वेसल निकाल के लगाई जाती है। बहुत डिफिकल्ट है। सो अगर जो लोग डायलिसिस लेते हैं तो क्या ऐसे भी हो सकता है जैसे जिनकी 3 डायलिसिस हो रही है, अगर वो डिसिप्लिन वे में सारी चीजें फॉलो करते तो 3 से उनके 2 होने के चांसेस हैं? नहीं मैम, ये डिपेंड करता है पेशेंट की मेटाबॉलिक नीड पे। तो अगर आप देखो, किडनी डायलिसिस इज अ वेरी पुअर रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी। जो भगवान ने किडनी बनाई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। डायलिसिस एक
क्रूड तरीका है वो शरीर की गंदगी को निकालने का। राइट। तो हमें तो रोज यूरिन आता है, हमें तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, रात को भी, है ना। तो आप 2 बार डायलिसिस, अगर किसी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो कई बार आपको 3 बार है तो 3 बार करते रहोगे, और 3 बार करोगे तो पॉसिबिलिटी, अगर वो ईमानदारी से सही डायलिसिस करा रहा है तो शायद उसका लाइफ लंबा हो। ओके, तो 3 डायलिसिस लेना ज्यादा सही है 2 लेने के कंपैरिजन में। हाँ। क्योंकि आपके बॉडी में गंदगी अगर बोले, टॉक्सिन्स बोले, तो ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रहेगी। हाँ। ओके। तो इनकी अगर आप क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से ना और बड़ी दिक्कतें आ जाती है। हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियम, उसके बाहर झिल्ली होती है, उसमें पानी भर जाता है। ओके। जिसे कई बोलते हैं बार पेरिकार्डियल डायलिसिस फिजन। पेशेंट को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हाँ होती मैम, है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका पहला कारण हो सकता है कि लंग्स में पानी भर गया, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी बॉडी में एसिड ज्यादा बढ़ गया, जिसे हम बोलते हैं एसिडोसिस। हमारी बॉडी में नॉर्मल ना पीएच एक वैल्यू होती है जिससे हम देखते हैं कि बॉडी में एसिड ज्यादा है कि बेस ज्यादा है। नॉर्मल 7.4 के लगभग होता है। ठीक है। तो जब किडनी बॉडी को एसिडिक होने से बचाती है, तो जब किडनी फेल हो जाती है तो बॉडी में एसिडोसिस होने लगता है। तो एसिडोसिस होने में भी पेशेंट तेज तेज सांस लेगा, ऐसे लगेगा उसको सांस में दिक्कत तो है। डायलिसिस लेते टाइम भी अगर एसिड बढ़ रहा है तो इससे कंट्रोल कैसे किया जाए? मैम वो यूजुअली अगर उसका डायलिसिस कंप्लीट होगा तो वो उसको करेक्ट कर देगा एसिडोसिस को, और जो पानी है उसको भी निकाल देगा। ओके। तो कई बार होता है एक डायलिसिस इज नॉट इनफ, आपने किया अभी भी सांस चढ़ रहा है, तो आपको हो सकता है 2 दिन बाद उसका दोबारा करना पड़े। ओके। और पैरों में स्वेलिंग क्यों हो जाती है? वो मैम इसीलिए होती है कि पानी एक्सेस बॉडी से निकलता नहीं, कहाँ इकट्ठा होगा। उसे जहाँ डिपेंडेंट जगह मिलती है वो वहाँ, आप पैरों पे इसलिए होता है कि आप खड़े होते हो, ग्रेविटी से वो पैरों में चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि पेशेंट ने प्रॉपर डायलिसिस ली है, उसके बाद भी स्वेलिंग रह जा रही है पैरों में। मैम यहाँ तो उसका डायलिसिस सही नहीं हो रहा, ओके। है ना। कई बार कुछ और चीजें भी कंट्रीब्यूट कर देती हैं पैरों में स्वेलिंग की वजह से। कई बार कोई डीवीटी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि कोई क्लॉट बन गया पैर में, जिसकी वजह से पैर में सोजिश आ रही है, या उसको कोई हार्ट की भी दिक्कत है जो कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसे पेरिफेरल एडिमा हो रहा है। और कई बार कुछ दवाइयाँ होती हैं ब्लड प्रेशर की, जैसे एक दवाई होती है अमलोडिपिन, वो दवाई खाने से भी पैरों में सोजिश आ जाती है। ओके। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। और कई लोग ऐसा होता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि डायलिसिस लेना इज लास्ट ऑप्शन फॉर यू, लेकिन वो आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं। I would say that is suicide. देखो मैम, मैं I'm not against Ayurveda or any pathy. I believe in evidence-based medicine. Evidence-based medicine, since आप नॉन मेडिकल लोगों से आप बात करने वाले हैं आपके चैनल के थ्रू, तो मैं एक बात बताऊंगा भाई, कोई भी पैथी खराब नहीं होती, बट उसकी कोई साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। सबकी लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशन हो ना हो, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये पानी पीने से ना जी मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा, इसमें ये पत्ते डले हुए हैं, ये जादू का पानी है, तो मेरे कहने से तो ये सही नहीं हो गया। तो साइंस डिपेंड करती है ट्रायल्स के ऊपर। वो पेशेंट्स को, वो पता क्या करते हैं, आपको पता ट्रायल्स क्या होते हैं? क्या? मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। लेट्स से मैं एक बाबा बन गया और मैं कहता हूँ ये पानी जादू का है, इसमें पत्ते डालने हैं, इससे किडनी ठीक हो जाती है। ठीक है। ठीक है। अब इसको पता करना पड़ेगा ना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं सच बोल रहा हूँ। तो हम ऐसा करेंगे, हम 200 लोग लेंगे और ऐसी एक बोतल ले लेंगे, उसमें पत्ते प्लास्टिक के होंगे, इसमें असली पत्ते होंगे। देखने में लगा कि इसमें भी पानी है, इसमें भी सेम है, और हम 100 को ये पिलाएंगे, 100 को वो पिलाएंगे। किसी को नहीं पता होगा कि किसने क्या पिया है। राइट। ना आपको पता होगा कि आपने क्या पिलाया, ना मुझे पता होगा कि मैंने क्या पिलाया। ठीक है। और उसके बाद हम उनका क्रेटनिन करके देखेंगे कि भाई सुधार हुआ, मैं सच बोल रहा था, क्या मैं झूठ बोल रहा था। ठीक है। तो जो हमारी जो साइंस है, इट्स बेस्ड ऑन एविडेंस। राइट। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने वो 100 बंदे खरीद लिए, मैंने अपना पानी मार्केट करना है, मैंने बोला कि और तेरी रिपोर्ट थे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रायल होता है ना, तो इसके कुछ एथिक्स और स्टैंडर्ड होते हैं। आप पेशेंट को इनरोल करते हो, आप पेशेंट को बताते हो ये पानी पिएंगे, इससे आपको इफेक्ट भी आ सकता है, बुरा इफेक्ट भी आ सकता है, और इसको एक थर्ड बंदा देखेगा, निगरानी करेगा कि मैं गपला तो नहीं कर रहा या आप गपला तो नहीं कर रहे, और फिर उस एविडेंस के बेस पे हम कहेंगे कि क्या सच है क्या झूठ। तो ये जो साइंस में हम काम करते हैं, इट इज एविडेंस बेस्ड साइंस। तो आयुर्वेदा हो सकता है वो काम करती हो, नॉट सेइंग इट इज कि ना काम करती हो, बट उसका एविडेंस भी लाइए ना। एग्जैक्टली कि वर्क कर रहा है। हाँ, उसका एविडेंस लाइए, उसकी रिसर्च कीजिए, उसका एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कीजिए बड़े लेवल पे, और प्रूव कीजिए कि ये काम करता है तो सबके लिए अच्छा है। आयुर्वेदा में जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स है
वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आयुर्वेदा इस चीज को ठीक करता है। वो कहते हैं कि आयुर्वेदा में इसका कोई भी इलाज नहीं है मैंने बहुत डायलिसिस से का। पेशेंट देखे हैं जो ऐसी देसी दवाई खा रहे हैं, एलोपैथी खा रहे हैं, मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, मेरी जिद है, मुझे नहीं कराना, मैं इसके पास जा रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, कोई गर्म पानी में, नमक वाले पानी में बिल्डेट आ रहा है, कोई कुछ करा रहा है, अल्टीमेटली वो फिर आते हैं, सांस उनका पूरा उखड़ा होता है, फिर आते ही मुंह में ट्यूब डालनी पड़ती है, वेंटिलेटर लगाना पड़ता है और फिर उसका डायलिसिस करना पड़ता है, फिर कुछ बच जाते हैं और कुछ नहीं बचते। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या ना कि लोगों को लगता है कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, वो लोगों को झूठी होप देते हैं कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, लोग डायलिसिस लेने से बच बिल्कुल जाएंगे। ठीक कहा आपने, एग्जैक्टली। सी, होप इज अ वेरी बिग थिंग। सो इफ आई टेल यू समवन, यार your kidney is now it's end stage kidney disease, you have to meet a nephrologist and undergo a dialysis regular, आपको अपना डायलिसिस कराना पड़ेगा, किडनी डॉक्टर से मिलता रहना पड़ेगा, तो कहेगा यार ये तो डॉक्टर अच्छा नहीं है यार, इसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, क्योंकि तो मेरे अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा है। तो इसने तो कह दिया ठीक ही नहीं हो सकता। पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर होप, राइट राइट। पीपल आर ऑलवेज, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी ना। तो फिर आप वो किसी और के पास जाता है, वो फिर मेरे पास आ जाता है, आई एम अ गॉडली मैन, आई से नहीं यार हम तो ठीक कर देंगे। वो चाहे वही कुछ मेडिसिन वाली जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, डायूरेटिक्स, जिससे थोड़ा कुछ दवाइयाँ होती है जो धक्के से पेशाब लाती है, चाहे वो कूट के उसका पाउडर बना के पिलाता रहे, उसको थोड़ा सा यूरिन आ जाए, थोड़े दिन उसका डायलिसिस जो 10 दिन में वो 10 दिन उसके निकल जाए, तो उसे फिर साइकोलॉजिकली लगने लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ और ये जो बाबा जी मुझे पसंद दे रहे हैं ये तो काम कर रही है। बिल्कुल। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बैठी हुई हूँ और मैं अपने व्यूअर्स से भी ये भी कहूंगी, मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे नोन में भी ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने लास्ट स्टेज डायलिसिस कह दिया था, बट वो मुझे लगता है कि इंडिया के कोने कोने गए आयुर्वेदा के लिए कि जिन्होंने उन्हें झूठी होप दी कि आप ठीक हो जाओगे, और इस चक्कर में उनका क्रिटिन इतना बढ़ गया कि उनके और ऑर्गन्स डैमेज हो गए। एग्जैक्टली मैम। तो ये बात अवेयर करनी है लोगों को कि यार आप गलत चक्रों में मत पड़ो। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया है तो एक चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। ओके। तो किडनी ट्रांसप्लांट इंडिया में होता है, पीजीआई में भी होता है, सब जगह होता है, अलग से नेफ्रोलॉजी विभाग है, रीनल ट्रांसप्लांट विभाग तो है। किडनी ट्रांसप्लांट पे बहुत क्वेश्चंस उठते हैं कि 100% सक्सेस नहीं है। 100% सक्सेस तो किसी चीज का नहीं है दुनिया में, है ना। 100% तो नहीं है, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई, आपको डायलिसिस से छुटकारा मिल जाएगा। उसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने कुछ रूल ऐसे लगा दिए हैं कि किडनी जो देनी है वो पहले ना, इसमें बहुत मार्केट वॉज फिशी, आप सबने सुना होगा, किडनी खरीद ली, बेच दी, उसका किडनी निकाल लिया, इसका किडनी निकाल लिया। बहुत सारी हिंदी फिल्म्स में भी ऐसे यूज किया कि डॉक्टर ऐसा करते हैं। डॉक्टर्स तो ऐसा नहीं करते, पर कुछ शायद बिजनेस माइंडेड लोग ऐसा करते थे, कई स्मगलिंग के केसेस आ रहे थे, राइट। तो करते होंगे भी, आई डोंट नो, सम पीपल माइट बी। तो उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना लिया कि अब जो किडनी देगा वो या तो आपका हस्बैंड हो, या आपकी वाइफ हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपका सिबलिंग हो, फैमिली मेंबर आपका दे सकता है। तीसरा बंदा देगा तो डॉक्टर पे भी कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ कैडवेरिक डोनर होते हैं। कैडवेरिक होता है कि किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया और उसका डेथ हो गया, और वो हेल्दी था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो बेचारा अनफॉर्चुनेट था, रोड पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, उसके सिर पे चोट लगी, उसके किडनी नॉर्मल थी, तो वो वेंटिलेटर पे है, किसी आईसीयू में है, और उसका हार्ट अभी चल रहा है पर ब्रेन डेड हो गया, वो दे सकते हैं। तो वैसे लोगों को हॉस्पिटल में उनका लिस्ट बना होता है, तो वो ऐसे लोगों को वो किडनी मिल जाती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर वो क्या है? सपोज दैट अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को किडनी दे रही है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? उनका मैचिंग करना पड़ता है, ब्लड ग्रुप और कुछ और टेस्ट करके मैचिंग करना पड़ता है कि ये किडनी इन पे सूट करेगी कि नहीं। एक चीज और होती है रिजेक्शन। तो अगर आप कोई गलत मिसमैच किडनी लगाओ तो रिजेक्शन हो जाता है। रिजेक्शन का मतलब कि आपकी बॉडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो और रिजेक्शन से बचाने के लिए जो ट्रांसप्लांट का एक ड्रॉबैक मुझे लगता है एज ए फिजिशियन जो इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर देखता है, वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दवाइयां खिलाई पड़ती हैं कि उनका इम्यूनिटी कम हो जाए, ताकि उनकी बॉडी किडनी को रिजेक्ट ना करे। तो आपकी जो इम्यूनिटी है, जो इन्फेक्शन से लड़ती है, वही किडनी को रिजेक्ट कर देती है एज ए फॉरेन समझ के कि ये फॉरेन बॉडी है, ये मेरा बॉडी नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो इसके लिए कुछ इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है, कुछ ऐसी दवाइयां, स्टेरॉइड्स, टेक्रोलिमस, माइक्रोफेनोलेट, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती है। तो इस कम करने से इम्यूनिटी, किडनी तो बच जाती है, पर ऐसे लोग प्रोन हो जाते हैं
इन्फेक्शंस की, उनको इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा बचा के रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है उनको। जैसे HIV वाले पेशेंट्स को, एड्स वाले मरीज को इन्फेक्शन हो सकते हैं, वैसे ही उनको ब्रेन में TB, क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इस तरह के एग्जॉटिक इन्फेक्शन जो नॉर्मल लोगों में नहीं होते, वैसे इन्फेक्शन उनमें चलो हो सकते हैं। 1 बाय 1 इस पे आते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ अदर टेस्ट होते हैं। हाँ, उसके अलावा भी मैचिंग होती है, HLA मैचिंग और चीज़ें मैच करती और हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सारी चीजें मैच हो गई, टेस्ट भी सही हो गए, आपको लगा कि ये किडनी सूट कर जाएगी, उसके बाद भी चांसेस है कि बॉडी उसे रिजेक्ट कर मैम देगी। रिजेक्शन हो सकती है। कितने % चांसेस है? ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, 20 to 30% तो रिजेक्शन हो सकती है। सपोज दैट रिजेक्शन हो गया, उसके बाद ही हैज टू गो बैक टू डायलिसिस। ओके, अगर तो किडनी का कंप्लीट रिजेक्शन हो गया, क्रेटिनिन बढ़ता रहा, रिजेक्शन एक एक्यूट रिजेक्शन होता है, एक क्रॉनिक रिजेक्शन होता है, कैसे फटाफट किया करने के कुछ दिन बाद ही रिजेक्शन हो गया। सपोज दैट बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो किडनी भी उनकी खराब हो गई, तो वो किडनी तो वापस जिसने दी उसे वापस फिट नहीं हो सकती। मैम वो तो वापस तो नहीं फिट हो सकती। वापस फिट नहीं हो सकती। और जिसने किडनी डोनेट किया है, फिर उसकी हेल्थ कंडीशन क्या होगी? एक किडनी अगर आपकी हेल्दी है तो यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि जो अपनी किडनी डोनेट करते उसकी भी हालत खराब हो जाती नहीं, है। ऐसा नहीं होता मैम। किडनी डोनर्स भगवान ने 2 लगाई होती है, एक किडनी से भी आपका ठीक ठाक काम चल जाता है। ये है कि अगर आपकी एक ही किडनी है और आपको भी डायबिटीज हो गई, आपका भी ब्लड प्रेशर कर ज्यादा रहा, या आपको भी कोई और किडनी के रिलेटेड नई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप जल्दी डिकम्पनसेट कर आपके पास बैकअप नहीं है, तो आप थोड़ा जल्दी डिकम्पनसेट ओके। कर जाओगे। तो ये हो गई रिजेक्शन की बात। अगर बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ बैलेंस में मेरा, तो किडनी डोनेटर को और जिसे किडनी डोनेट किया गया, तो दोनों को क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए? देखो, जिसने डोनेट करा वो तो एक बार सर्जरी से रिकवर कर गया, तो ही कैन लिव ए नॉर्मल हेल्दी लाइफ, उसको कोई दवाई नहीं खानी। कितना टाइम लगता है उन्हें? वो 15-20 दिन तक, 3 हफ्ते तक ही कैन रिकवर फुली। ओके, तो उन्हें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स होने की कोई भी? उनको इतना ध्यान रखना कि कोई अननेसेसरी ऐसी दवाई ना खाए जिसका किडनी पे इफेक्ट हो, कोई अननेसेसरी देसी दवाइयां जो लोग खा लेते हैं, अल्टरनेट मेडिसिन, ये सब ना खाए, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखे। ठीक है, दैट्स ऑल ही हैज टू डू। और जिसे किडनी मिला है उसे मैंने सुना है कि 6 मंथ्स तक सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो क्या करना होता है एग्जैक्टली? देखो मैम, उनको कुछ दवाइयां जैसे मैंने आपको बताया, रिजेक्शन ना हो, उसको अपना नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट है उसके साथ क्लोज फॉलोअप रखना होगा, उनको रेगुलर जाके मिलना होगा। कुछ दवाइयां वो शुरू करते हैं, स्टेरॉइड्स, टेक्रोलिमस या माइक्रोफेनोलाइट, जो रिजेक्शन बजाती हैं, वो उनको रेगुलर लेनी होती है, और वो उसका रेगुलर क्रेटिनिन मॉनिटर करते हैं। अगर क्रेटिनिन थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे हो तो कई बार वो किडनी बायोप्सी एक तरीका होता है कि यहाँ से एक किडनी का टुकड़ा निकाल लेते हैं, ओके, टेस्ट करने के लिए कि कोई रिजेक्शन तो नहीं हो रहा। अगर उनको कुछ डाउट लगता है तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट का कॉल है, वो देख सकता है बायोप्सी करके। अगर उसे लग रहा है कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो ये टू स्टे इन क्लोज फॉलोअप विद द इट इज नेफ्रोलॉजिस्ट। पॉसिबल किडनी का छोटा सा टुकड़ा निकालना? यस मैम, वी डू इट रूटीनली। इट्स किडनी बायोप्सी, उसका गन आता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, वो एक लंबी सी गन होती है, वो यहाँ लगा के ठक दबाया, किडनी का छोटा सा पीसा जाता है। इट्स वेरी easy, it's not a very difficult procedure, it's done routinely। तो ये कुछ ऑपरेशन सीजर नहीं, इसमें ऑपरेशन नहीं, इसको 24 घंटे बहुत सारी, देखो जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है, जो उसके कई जैसे बीमारियां मैंने बताई, SLE, वास्कुलाइटिस या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बीमारियां होती है, जिसमें एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है या रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर हुआ है, उसमें तो रूटीनली नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी बायोप्सी करते हैं जानने के लिए कि एग्जैक्टली किडनी में क्या चल रहा है। ओके, तो ये इन्फेक्शन की जैसे बात आपने कही, तो इन्फेक्शन का उन्हें बहुत ज्यादा खतरा होता है। देखो, उसमें उसका सिंपल तरीका है, आप भीड़ भाड़ में मत जाओ, आप ज्यादा लोगों से मत मिलो। घर में भी कहते हैं कि उन्हें आइसोलेटेड कर दिया जाता है। एक साफ सुथरे कमरे में रखो जहाँ सफाई पूरी हो, सनलाइट आता हो, किसी को जुकाम हो, छींकें लगी हो तो उसे उससे दूर कर दो। और कितने मंथ्स तक ये सेफ्टी? देखो मैम, ये तो बिकॉज ही हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेशन लाइफ लॉन्ग। जब ट्रांसप्लांट हो गया तो आपको सारी जिंदगी इम्यूनोसप्रेशन खाना है। मतलब पूरी लाइफ आपको संभल के रहना है, पूरी लाइफ आप लोगों के बीच में नहीं जा सकते, भीड़ भाड़ वाले इलाके में? नहीं, आप जा तो सकते, मतलब अपने प्रिकॉशन लेने हैं आपको। लाइक आप फेस मास्क यूज करो। हाँ। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा होता ना कि स्टार्टिंग के 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, ये कितने मंथ्स होते हैं? नहीं मैम, once he is on this medicine he has to take it lifelong. It's not that you know it is 6 months you stop taking precautions. So according to you sir, किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना नहीं चाहिए? बिल्कुल करा लेना। देखो, मैं
तो इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर देखता हूँ। डायलिसिस कराना ना एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, पेशेंट के मन में भी फोबिया बन जाता है। right. डायलिसिस करना बड़ा, हम डायलिसिस कैसे करते हैं, या तो एक यहाँ से सेंटर लाइन की जैसा एक कैथेटर डालते हैं, यहाँ फिमोरल डालते हैं, जब तक फिस्टुला नहीं बना होता। Right, तो वो डालते हैं इतनी बड़ी पाइप, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, और इतनी बड़ी पाइप डलती है तो दर्द होती है, उसकी तकलीफ होती है। राइट, उसमें भी इन्फेक्शन होने और के पेशेंट चांसेस को होते हैं। हर आपको हफ्ते में 3 बार लेके जाना है, तो सपोज किसी के फादर हैं, वो तो बेचारा अपनी नौकरी छोड़ के कहेगा आज तो पापा का डायलिसिस है, जी जी, तो वो मतलब वो अकेला थोड़ी डायलिसिस कराने जाएगा, कोई साथ में रहता है, कोई साथ में रहेगा, जी, तो जी। समवन विल हैव टू। तो अगर ट्रांसप्लांट हो गया तो आपका रेगुलर डायलिसिस है, तो ओके, तो डायलिसिस अगर आप ट्रांसप्लांट करा लो तो उसके बाद भी डायलिसिस कुछ टाइम तक चलता है या सडन बंद हो जाता है? नहीं, अगर वो डिपेंड करता है उसका कितना क्रेटिनिन हो सकता है, उसको कुछ डायलिसिस लेने पड़े। ओके, डायलिसिस पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स को बाद में यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है। यूरिन आना बंद हो गया तो किडनी काम करना बंद कर गई है। ओके, और कुछ पेशेंट को यूरिन आता है, डायलिसिस वो ले रहे तब भी यूरिन उनका देखो मैम, जो मैंने जैसे पहले भी बताया, जब एक्यूट किडनी इंजरी होता है तो उसमें अक्सर एन्यूरिया, मेडिकल टर्म यूज करते हैं, जब पेशाब आना बंद हो जाता है वो एक बैड साइन होता है। सीकेडी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसमें थोड़ा बहुत पेशाब 400 ml, 600 ml, 700 ml तक आ गया, पर वो इनफ पेशाब नहीं होता, इनफ यूरिन नहीं होता कि वो बॉडी के टॉक्सिन्स को निकाल पाए। ओके, तो वो कुछ तो आ रहा होता है, बट इट्स ए लो क्वालिटी यूरिन। राइट, मतलब वो पूरी तरीके से बॉडी को क्लीन करके नहीं आ रहा है बाहर। हाँ, बॉडी करके जितनी उसको निकालना वो पूरा नहीं निकाल, मतलब जो उसको प्रोसेस करके पूरी गंदगी को निकालना, हाँ, किडनी जो फिल्टरिंग कर रही है वो ढंग से फिल्टर आपके घर में भी एक पानी का फिल्टर लगा, उसमें फिल्टर में पानी तो आ रहा है पर वो गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है। राइट, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पानी ठीक है, वो पानी तो गंदा ही है। बिल्कुल, तो उसी तरह से वो फिल्टर प्रॉपर नहीं कर रही, कुछ आ तो रहा है बट वो फिल्टर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो ऐसी कौन से मेडिसिन से, अक्सर कहा जाता है कि पेन किलर खाना बहुत बुरा होता है, तो ऐसे कौन से मेडिसिन है कि जो आपके किडनी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल? बिल्कुल मैम, आपको कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। पेन किलर्स की वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, किडनी खराब हो जाती है। तो पेन किलर तो आर मेंट फॉर शॉर्ट टाइम। हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी के कांधे में दर्द हुआ, किसी के नीज घुटनों में दर्द हुआ, तो वो अपने आप से जाके कि मैं तो ये दवाई, हरा पत्ता वाली दवाई और दिस पत्ता वाली दवाई, राइट, एंड दे कीप ऑन टेकिंग इट लाइक प्रसाद, वो डेली खा रहा है, ठीक है ना। इंस्टेंट रिलीफ हो रहा है, वो कहीं जाके आपको हार्म कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। वो आपको पता नहीं चल रहा। वो पत्ता तब चलेगा जब आपकी किडनी बैठ जाएगी, जब आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, मन कच्चा होने लगेगा, या पैरों पे सो जाने लगेगी। जब ओवर हो जाएगा तो आपको बाहर सिम्टम्स दिखने लगेंगे। मैं तो एक सिंपल लैब बात बोलता हूँ, आप कह रहे हो, मैं कहता हूँ किसी को भी कोई भी दवाई फालतू नहीं खानी चाहिए। मैं ये इसी पे आने वाली थी कि एक तो पेन किलर हो गया, इसके अलावा कौन सा? नो सेल्फ मेडिकेशन शुड बी डन। आई वुड से डोंट टेक अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी आपको बिना बात की दवाइयाँ नहीं खानी। ओके, बिना बात के सप्लीमेंट भी नहीं खाने। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, एक्यूट किडनी इंजरी हुआ लड़का, तो एक तो लड़का था वो जिमिंग करता था, उसको क्या हुआ कि उसने कोई सप्लीमेंट लिया और एक इंजेक्शन लगाया, और वो इंजेक्शन उसने किसी डॉक्टर से नहीं लगाया, उसका जो बॉडी बिल्डर का ट्रेनर था उसने लगाया। ओके, ठीक है। और कुछ वो प्रोटीन का पाउडर लेता था, वो भी उसको उसके जिम वाले ने बेचा हुआ। ठीक है। एंड दिस गाय लैंडेड इन इमरजेंसी, इसका लिवर फेल हो गया, इसको जॉन्डिस हो गया, और इसकी किडनी भी खराब हो गई। ओह माय गॉड, किडनी भी खराब हो गई और इसको पीलिया भी हो गया। ये एक्यूट किडनी डिसीज। हाँ, और ये जब फिर हमने हिस्ट्री लिए, सारे टेस्ट किए, सब नेगेटिव थे। फिर उसका ढंग से हिस्ट्री लिया तो पता चला कि ये भाई साहब ने एक कोई हाई डोज स्टेरॉइड होता है जो घोड़ों को लगता है। ओके, लोग एस्टेरॉइड्स काफी ज्यादा आजकल कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके साथ कोई प्रोटीन पाउडर था, वो उसने लिया, जिससे उसका लिवर एंड किडनी एक्यूट, उसको लिवर इंजरी भी हो गया और उसका किडनी भी खराब हो गया। लाइक हमारी बॉडी जिस चीज के लिए रेडी नहीं एक्सेप्ट करने को, हम जबरदस्ती उस चीज को खाएंगे तो उसका बुरा इम्पैक्ट होगा। देखो, प्रोटीन का एक रिक्वायरमेंट होता है, आप 1-1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन अपना नॉर्मल आप ले सकते हो। बहुत ज्यादा प्रोटीन भी अगर आप लोगे, अननेसेसरी प्रोटीन पाउडर लोगे, वो भी किडनी पे लोड डालेंगे, एक्सेस होगा वो आपके बॉडी में। मैडम, किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। प्रोटीन को किसने निकालना है? किडनी ने।
राइट, उसे ओवर वर्क हो जाएगा। हाँ, तो उस पर किडनी पे आप प्रेशर डाल रहे हो, तो ये अननेसेसरी वो देख के कि मैंने तो वेट कम करना था, मैं ये पाउडर ले रही हूँ, मैं वो पाउडर ले रही हूँ। वेट लूज करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन एंड पाउडर्स, सप्लीमेंट पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल है, लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं। मैम मैंने तो बहुत सारे पेशेंट जैसे खराब होते भी देखे, तो मैं तो वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने वेट लॉस करना, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, जिमिंग कीजिए और भूखे मत रहिए, सही डाइट लीजिए। ओके, तो उनकी किडनी खराब हो गई थी तो डायलिसिस पे आना पड़ा उन्हें या ठीक रिकवर हो गए? ही हैज टू बी डायलाइज। वो तो बेहोश हो गया था, उसका बिलिरुबिन, उसका जो पीलिया होता है वो 30 पॉइंट तक पहुंच गया था, क्रेटिनिन उसका 6 हो गया था, एंड ही वाज हार्डली लाइक 26-year-old बॉय। ओह माय गॉड, टू यंग। या टू यंग, ही वाज ऑब्सेस्ड विद जिमिंग। उसको वो उसका कीड़ा था कि जिमिंग जिम में लोगों को शॉर्ट टाइम में कुछ देखो, ज्यादा करने का मतलब आपको और भी कई कॉज होते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के। कई बार मैंने जिमिंग की वजह से भी किडनी इंजरी होती देखी है बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के। ओके, क्या होता है कि हमारे मसल्स के अंदर भी प्रोटीन होता है। कई बार क्या होता है, आप ओवर एक्सरसाइज कर लो तो हमारे मसल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में रैप्डोमाइलोसिस। ओके, तो हमारे ये मसल के अंदर एक पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन, वो निकल के आके किडनी में फंस जाता है और किडनी खराब हो जाती है। ओह, रेयर कॉज है, पर एक्सेसिव जिमिंग करी। बहुत सारे केस ऐसे, बहुत सारे फौजियों में ऐसे रिपोर्टेड है कि सारा दिन पहाड़ पे चढ़ता रहा, गर्मी का दिन था, शाम को बेहोश हो गया। इन केस मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि बॉडी जितना आपको अलाउ करती है आप उतना ही एक्सरसाइज करो। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ। बिल्कुल। ये रियल पेशेंट था, ही वेंट टू उत्तराखंड टू सम पिलग्रिमेज, किसी मंदिर गया, वो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ। तो वो हाइट पे था, उसने ट्रैक किया, ट्रैकिंग के और वो कुछ लड़कियों के साथ, लड़के थे, कुछ ग्रुप था लड़कों का, वो ट्रैक करते जा रहे थे, और क्योंकि ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट था तो उन्होंने कुछ ओपियम भी ले ली, अफीम भी की गोलियां खा ली, और ट्रैक करते रहे, कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करते रहे। जब वो ऊपर पहुंचा तो वो लड़का कोलैप्स कर गया। फिर व्हेन ही वाज ब्रॉट टू अवर इमरजेंसी, उसका यूरिन आउटपुट नील था, पेशाब नहीं आ रहा था। जब उसके कैथेटर डाला तो कोका कोला कलर का यूरिन आया। तो फिर उसको जब हमने आगे टेस्ट किए तो पता चला कि इसको रैप्डोमा, इसके मसल टूट गए हैं, मसल ब्रेक की वजह से इसका किडनी डैमेज हो गया। वो ठीक हो गया, ही वाज फॉर्मर, ही वाज हैवी बिल्ड, एक्यूट बोल सकते। हाँ एक्यूट था, उसके डायलिसिस हुए, ही वाज लकी, डायलिसिस फ्री हो गया, घर चला गया, अभी ठीक है। दैट गाय इज स्टिल इन टच विद मी। ओके, नाइस। हाँ, ऐसा भी होता है। तो एक्सेसिव जिमिंग इज ना, तो एक्सेसिव प्रोटीन पाउडर लो ना, जिमिंग करो। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू जिमिंग, डोंट बी फैनेटिक अबाउट जिमिंग, डोंट ओवर डू थिंग्स। ओवरडू आप कुछ भी मत करो। हाँ, ओवरडू कुछ मत करो, ओवरडू ओके, नॉर्मल कर सकते हो। जो जिन लोगों की डायलिसिस होती है उनके बोन्स भी काफी वीक हो जाते हैं। मैम जो डायलिसिस, मैं इतना ज़रा मेडिकल उसमें नहीं गया, तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, इसकी वजह से रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हड्डियों की बीमारी। जी, तो किडनी की वजह से हड्डियों की बीमारी हो जाती है तभी। और इनमें कैल्शियम और फास्फोरस, कुछ बॉडी के मिनरल्स होते हैं, वो भी, उनका भी लोचा हो जाता है। जी, फास्फोरस बढ़ जाता है, कैल्शियम कुछ कम हो जाता है, और हड्डियां वीक हो जाती हैं, डिसबैलेंस हो जाती है, डिसबैलेंस सारी हो चीजें। जाता है। तो ये क्या ब्रेन के बोन्स में भी इम्पैक्ट डालते हैं? मैम ये सारी बोन्स पे इम्पैक्ट करता है, किसी पर्टिकुलर बोन पे नहीं, सब बोन्स पे इम्पैक्ट करता है। तभी करके जिनका किडनी खराब होता है उनको कुछ विटामिन डी और कैल्शियम का गोली भी दिया जाता है रूटीन में। जी जी, जो वो रेगुलर एक कैल्शियम और विटामिन डी की गोली यूजुअली नेफ्रोलॉजी वाले उनको लिखते हैं, और वो रेगुलर वो तो टैबलेट किडनी का क्या ब्रेन पे भी कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि लोगों की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर क्रेटिनिन बहुत बढ़ जाएगा तो इसे हम बोलते हैं यूरिमिक इंसेफ्लोपैथी, किडनी की वजह से बेहोशी। तो पेशेंट धीरे धीरे, पहले वो थोड़ा स्लो होगा, कम बोलेगा, फिर बातों उलझा रहेगा, बात नहीं समझेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, और लोगों फिर को पहचानेगा नहीं। हाँ, फिर लोगों को पहचानेगा नहीं, और फिर एक स्टेज आएगी कि वो टोटली अनकॉन्शियस हो जाएगा। ऐसे हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं? मैम डिपेंड करता है, हम डायलिसिस देते हैं, कई बार वो मेनी ऑफ देम इम्प्रूव, सम ऑफ देम डोंट इम्प्रूव। और जो सीकेडी के भी पेशेंट होते हैं ना, इनको भी बहुत सारे इन्फेक्शंस का डर होता है, इनको भी ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ब्रेन में टीबी हो जाता है। ओके,
डायलिसिस पेशेंट को जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनको टीबी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा क्यों? वो इनका इम्यूनिटी कम होता है। देखो अगर कोई भी ऑर्गन फेलियर हो ना तो आपका इम्यूनिटी कम होता है, आप नॉर्मल से आपका शरीर का लड़ने का ताकत कम हो गया होता है। Okay. तो आप प्रोन होते हो, कोई भी चीज आप पे इजिली अटैक कर सकते हो। और दूसरा ऐसे पेशेंट्स का न्यूट्रिशन भी गड़बड़ जाता है। तो खाना पीना भी वो इतना डरते खाते नहीं, भूख कम लगती है, कमजोर हो जाते हैं, खाना पीना भी कम हो जाता है, ऊपर से एक ऑर्गन फेल हो गया है तो उन पे रिस्क हमेशा बना रहता है। कुछ डायलिसिस पेशेंट ऐसा है कि उनको लगता है कि अब तो मेरी किडनी खराब हो गई है, सो अब मैं कुछ भी करूं, अब मेरे बॉडी पे तो कुछ भी बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा। इस चक्कर में कई बार वो उनको फीवर आने पे 8 से 10 दवाइयाँ, मतलब पैरासीटामोल वन डे में ले रहे तो हैं। मैम लिवर भी खराब हो जाएगा, किडनी तो गई हुई है। एक्सेस पैरासीटामोल लिवर पे बुरा इफेक्ट करती है जी। तो बहुत सारी दवाइयाँ किडनी एक्सक्रीट नहीं करती, कुछ दवाइयों का लिवर भी एक्सक्रीट करता है। तो इन चीजों से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। और क्या ये इतना ज्यादा मेडिसिन लेना उनके ब्रेन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है? ऐसा तो नहीं, पर दवाइयों के मैम साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। कोई लिवर को खराब कर दे, लिवर एक वाइटल ऑर्गन है, 2 ऑर्गन गए तो वैसे ही फिर तो कहानी खत्म। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी एक किडनी खराब हो गई है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि एक किडनी में दाग लग गया है तो आपको वो किडनी को तुरंत निकाल देना चाहिए ताकि आप दूसरी किडनी को सेव कर सके। देखो मैम, किडनी वैसे रूटीन में नहीं निकाली जाती, बट कुछ इन्फेक्शंस किडनी में ऐसे हो जाते हैं, जैसे अगर किडनी के अंदर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया, ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि जो ट्रीट ही नहीं किया जा सकता, तो वैसे में नेफ्रेक्टमी करनी पड़ सकती है, किडनी निकालनी पड़ सकती है। नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि एक किडनी आपकी डैमेज हो गई तो दूसरी किडनी को भी डैमेज की वजह से दूसरी को डैमेज नहीं करेगी। ऐसा नहीं, इसकी वजह से ऐसे हम किडनी नहीं निकालते कि अगर एक किडनी में कोई डैमेज है तो दूसरी किडनी निकाल दो। ऐसा तो ये मिथ है। हाँ, ये मिथ है। हाँ, किडनी तब निकाली जाती है अगर किडनी में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया विच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, देन यू हैव टू टेक आउट द किडनी। रूटीन में नहीं मैम, किडनी ऐसे कि किडनी निकाली नहीं। लोग कहते हैं कि एक किडनी में दाग लग गया तो दूसरी किडनी को बचाना है तो पहले किडनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। किडनी डिसीज के पेशेंट को पानी कितना पीना चाहिए? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसका क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसको मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर तो गर्मियां हैं, जो जितना पेशाब आया उसमें 300-400 ml ऐड कर लो, जितना यूरिन आया आपको, ठीक है। अगर यूरिन और गर्मी है तो गर्मी में पसीना आता है, तो इसलिए 300 से 500 अलाउड है। जितना सपोज यूरिन इज, लेट्स से उसको आया 500 ml यूरिन, और तो उसको मैंने बोला 300 ml 400 ml तक पानी पी लेना, तो वो 900 ml तक पी ले। ठीक है। अब सर्दियां हैं तो जितना यूरिन आ रहा है, स्वेटिंग होगा नहीं, लगभग जितना यूरिन आ रहा है उतना ही लो। ओके। और सीकेडी में एक और चीज होती है, नमक भी कम करना होता है। अच्छा। क्योंकि सोडियम रिटेंशन से फिर बॉडी में फ्लूइड रिटेन होता है, तो बहुत ज्यादा नमक भी नहीं लेना होता, 1 ग्राम से कम सॉल्ट लेना होता है। तो नॉर्मली डायलिसिस पेशेंट की जो डाइट है वो क्या होनी चाहिए? डायलिसिस पेशेंट को अपना नॉर्मल प्रोटीन लेना चाहिए, 1 ग्राम 1-1.5 ग्राम के करीब। कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी अपना नॉर्मल रखना चाहिए। सिर्फ अपना उसको फ्लूइड का इंटेक और नमक वाली चीजों पे थोड़ा, और पोटाशियम कंटेनिंग चीजें, जैसे कि पोटाशियम में, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो बॉडी में बढ़ जाए तो उससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिगड़ जाती है। तो जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, कुछ बनाना, तो इनमें पोटाशियम ज्यादा होता है। तो किडनी वाले पेशेंट्स को अक्सर ये कहा जाता है कि पोटाशियम वाली चीजें नहीं लेनी। बिल्कुल। तो हम तो सिंपल ये बोलते हैं फ्रूट और फ्रूट जूसेस नहीं लेने। ओके, कोई भी फ्रूट्स नहीं लेना। देखो हर फ्रूट में कितना पोटाशियम है ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट फ्रूट्स में अक्सर होता है। तो आप अगर वो बोल दो कि वो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था, तो पेशेंट विल टेक अ लिबर्टी, तो मैं ले लेता हूँ ना। तो यूजुअली वी से अवॉइड फ्रूट्स एंड जूसेस। ये वी यूजुअली टेल देम टू अवॉइड फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस। प्रोटीन नॉर्मल लेता रहे, ऐसी कोई बात नहीं। क्या जंक फूड या अनहेल्दी फूड जो मार्केट में मिल रहे हैं उसे भी खाने से हमारे किडनी के फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम आती है? डायरेक्टली तो नहीं आती, बट ऑब्वियसली उससे मोटापा आता है, ओबेसिटी आती है, डायबिटीज होती है। आप देखिए, आज से लेट्स गो बैक रिवर्स टू, सिंस आई एम 44, आई थिंक यू आर यंगर देन मी, सो मैंने तो आज से 20 साल पहले वाली दुनिया भी देखी है ना। तो आज से 20 साल पहले KFC नहीं होता था, मैकडोनल्ड नहीं होता था, पिज़्ज़ा हट नहीं होता था। जी।
और इतनी ओबेसिटी भी नहीं होती थी, बिल्कुल। इतने मोटे लोग भी नहीं होते थे और इतनी डायबिटीज भी नहीं आजकल तो होती थी। छोटे छोटे बच्चे को जोमेटो नहीं होता था, स्विगी नहीं होता था, राइट। ठीक है। तो इन सब चीजों ने, अब तो छोटे छोटे बच्चों में का वेट बढ़ने लग गया बहुत है ज्यादा। और लोगों को जो पहले डायबिटीज होती थी 50 साल में, वो 30 साल में होने लग गई है। जी। तभी फिर उनको डायबिटीज ही जल्दी हुई, किडनी भी जल्दी खराब हो जाएगी। राइट राइट। तो ओके। जंक फूड तो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कोई एक गोल्डन रूल, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस से कोई एक ऐसा गोल्डन रूल बताए जिससे जो भी हमारे व्यूअर्स है, हमारे लिसनर्स है, अपने किडनी को बचा सके, सेफ रख सके। देखो मैं तो यही कहूँगा, ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, दिन में 2-2.5 लीटर के करीब अपना इनटेक रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, रेगुलर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। हम कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराते, अपना रूटीन में ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपनी डायबिटीज़ को रूटीन में चेक कराएं। अपना, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तब भी अपना HbA1c और फास्टिंग शुगर अगर 30 साल से ऊपर है तो एक बार ज़रूर कराएं। अगर आपके लगता है यूरिन में कभी लाली आई है, ब्लड आया है, या पेशाब में कोई आपको लग रहा है कि कोई झाग आ रही है आपके यूरिन में, या अबनॉर्मलिटी आ रही है, या कुछ आपको फ्लैंक्स या इस एरिया जहाँ किडनी होती है वहाँ कोई दर्द है, या आपकी फैमिली का कोई किडनी हिस्ट्री है, या आपके पापा को या मम्मी को किसी को किडनी हिस्ट्री है, तो अपने रूटीन टेस्ट टाइमली कराएं और डॉक्टर से मिलें। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको हेल्दी रखना और एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना, किसी भी बीमारियों से आप बचो, क्योंकि डायलिसिस और किडनी फेलियर आजकल बहुत कॉमन इशू हो गया है। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग इन सब चीज़ों से सेफ रहे, क्योंकि ये बहुत पेनफुल बीमारी है। तो आप लोग हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।